हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। टेंस का जो सेशन हमारा चल रहा है इसका पार्ट 3 आ रहा है। हमने पिछले 2 पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ था। पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस की थी, तो पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट किया हुआ था। तो आज मैं कोशिश करूँगा पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर कंप्लीट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जो बेसिक लेवल है हमारा इसी के साथ आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा टेंस का आएगा वो एडवांस लेवल पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल से। यानी कि जो जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल है उसी तरह से पास्ट सिंपल है। यानी कि जिस तरह हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को हम डिवाइड करते हैं 4 कंपोनेंट्स में, वैसे ही पास्ट को भी हम 4 कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं इसको, जिस तरह से कि प्रेजेंट सिंपल है बस वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, दैट्स इट। ठीक है, और हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या चाहिए होता है, डिड चाहिए होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमें चाहिए होता है डू और डज, बस इतना सारा डिफरेंस है। तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे अगर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है ना, जब कोई हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट होगी तब। लेकिन जब हमारा सेंटेंस जाएगा नेगेटिव में या हमारा सेंटेंस जाएगा इंटेरोगेटिव में, तो तब हमें डिड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर डिड हर एक के साथ लगता है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन की सिंगुलर या प्लूरल की कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हमारा ही लिट सिगार, ही लिट अ सिगार मान लीजिए, ठीक है ना, उसने एक सिगरेट जलाई। ठीक है, नेगेटिव बन गया ही डिड नॉट लाइट अ सिगार। अब लाइट क्यों आया, देखिए गाइज, अब जब डिड नॉट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार आ गई तो उसके बाद वर्ब की दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती है। यहाँ पर लिट आया बिकॉज लिट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ लाइट की क्या है, लिट है। तो यहाँ पर जब डिड आ गया, डिड खुद पास्ट है, डू का जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है। तो डिड जब खुद सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना होता है। यानी कि कुल मिला के हमारे जिस सेंटेंस में डिड नज़र आ गया उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन अगर पास्ट सिंपल हम सेंटेंस बना रहे हैं, अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है तो उस सेंटेंस में दोबारा डिड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राइट, ओके, तो चलिए इंटेरोगेटिव बनाना है, बिल्कुल वही रूल है, क्लोज एंडेड है, बिल्कुल वही रूल है। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया, डिड को पहले लाया, बाकी सारा सेम है। डिड ही लाइट सिगार, क्या उसने सिगरेट जलाई, डिड ही नॉट लाइट सिगार, क्या उसने सिगरेट नहीं जलाई। ये भी बन गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस सॉरी क्लोज एंडेड। ठीक है, देन इसी को हम बनाएंगे ओपन एंडेड। तो क्या होगा, When did he light cigar? उसने सिगरेट कब जलाई। अब यहाँ पर जो when है डबल एच वर्ड लगा दिया हमने, बाकी सारे सेंटेंस को हमने सेम रख दिया। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव प्लस ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसी को हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस ओपन एंडेड। व्हेन डिड ही नॉट लाइट सिगार, उसने सिगरेट कब नहीं जलाई। ठीक है, तो गाइज ये है पास्ट सिंपल हमारा, इसके ज़्यादा मतलब कोई नहीं है, बस इसमें आपको इतना सारा याद रखना है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें डिड का इस्तेमाल करना होता है, दैट्स इट। बाकी फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हम तो डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप ये चीज़ें आपको माइंड में ज़रूर बैठ गई होंगी कि हम नेगेटिव से इंटेरोगेटिव कैसे शिफ्ट करते हैं, इंटेरोगेटिव से वापस हम पॉजिटिव पे कैसे आ सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हम कैसे आ सकते हैं। राइट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन पास्ट कंटिन्यूअस। तो गाइज पास्ट कंटिन्यूस में देखो क्या है, रूल्स हैं। यानी कि गुजरे हुए ज़माने में एक ऐसा काम जो चल रहा था, ये उस वक़्त की बात जब आप वहाँ पर थे वो काम चल रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो काम वो नहीं चल रहा है, उसका असर प्रेजेंट तक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसका असर प्रेजेंट तक रहता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का काम प्रेजेंट तक नहीं रहता है। ये पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही ख़त्म होता है, लेकिन ये काम जो उस वक्त का चल रहा था बस हमने उसी बात को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
अब इसमें क्या लगता है, हमारा सब्जेक्ट तो है, हेल्पिंग वर्ब में हमें वाज और वर लगता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है, नहीं कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो वाज का सिंपल यूज़ है, आपको पता है, वाज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ और वर लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ। और यहाँ पर आई भी वाज, यानी कि जो आई भी है वो वाज की कैटेगरी में आता है, यानी कि वाज आप आई के साथ भी आप वाज ही लगाएंगे। लेकिन गाइज एक एक्सेप्शन है, कहीं पर आपने देखा होगा आई वर भी होता है, ऐसा भी होता है आई वर। ये कब होता है मैं आपको बताता चलूँ। देखिए मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ किसी विश की, सपोज मैं किसी विश की बात कर रहा हूँ, ऐसा विश करता हूँ मैं जो मतलब शायद पूरी ना हो, इमेजिनेशन। जब मैं किसी इमेजिनेशन की बात करूँगा, इन दैट केस जब मैं वहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, उस सूरत में आई वर में यूज़ करूँगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे, ठीक है ना। कोई इंसान होता है कि मतलब बहुत शानदार होता है, तो दूसरा इंसान उसे बोलते हैं इफ़ आई वर यू, काश अगर कि मैं तू होता, है ना, अगर मैं तू होता तो मैं ये करता, है ना, अगर मैं वो होता तो मैं ये करता। अब ये बंदा वो तो है नहीं, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, काश अगर मैं, ठीक है, तू होता। तब अगर जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी विश की जिक्र कर रहे होंगे, कुछ इमेजिनेशन की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस में, विश वाले सेंटेंस में जब हम कोई ऐसा करेंगे, तब जब आई हम यूज़ करेंगे, इन दैट केस हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वहाँ पर वाज भी दिया होगा, वर्ड भी दिया होगा, तो आप सोचेंगे कि वर्ड है प्लूरल के साथ लगता है, बट जब विश का मामला होगा, जब कोई इमेजिनेशन का मामला होगा, इन दैट केस आपको आई के साथ क्या लगाना है, वर्ड का इस्तेमाल करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, छोटा सा पॉइंट था इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए अब है जो पास्ट सिंपल मैंने जो सेंटेंस बनाए हैं, देखिए क्या है। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था, पॉजिटिव है। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा था, नॉट का इस्तेमाल कर दिया, वाज के बाद बन गया नेगेटिव। इसी से इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड बन गया। वाज ही ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी पी रहा था। वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी नहीं पी रहा था। बस यहाँ पे गाइज ये रूल आपको याद ही होगा कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ कर दो, बाकी सारा सेम रख दो, बन गया इंटेरोगेटिव। इसी इंटेरोगेटिव से आपको अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होगा, सेम सेंटेंस रखना है, ही के बाद नॉट लगा देना, आई मीन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बन गया, ठीक है। और वहीं से फिर दोबारा हमें बनाना है, ओके, वहीं से हमें बनाना है इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बिल्कुल पूरा सेम रखेंगे, इससे पहले WH वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ये बन जाएगा ओपन एंडेड। वाई वाज ही ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी क्यों पी रहा था, क्योंकि प्यास लगी थी, है ना। वाई वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी क्यों नहीं पी रहा था, क्योंकि पानी साफ नहीं था, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए आई थिंक ये आपको क्लियर होगा एक कुछ ये ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं डिस्कस किए जा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एक रिदम जैसा बना रहता है, क्योंकि अगर इसको मैं बीच में अगर टेंस को स्किप कर दूँ कोई ऐसा या टेम्परेरी बोल दूँ, तो रिदम थोड़ा नहीं रहता है पार्ट्स में, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स भी हैं जिनको मतलब जो ग्रामर अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिनको इनमें से भी मतलब कमज़ोरियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं, तो मैं कोशिश कर रहा था कि उनको भी एकदम क्लियर से हो जाए, बिल्कुल। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट, वी वर प्लेइंग। चलिए ये तो पॉज यानी कि वर्ड का यूज़ हो गया, हमने वाज का यूज़ देखा, वर्ड का यूज़ हो गया, जब प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं। वी वर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी नहीं खेल रहे थे। वी आर प्लेइंग हॉकी, वर वी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेल रहे थे। वर वी नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे थे। ठीक है, ये आई होप भाई आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, आई थिंक ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही ख़त्म हो गया था। पास्ट परफेक्ट की आप याद रखना, इसका असर प्रेजेंट तक नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में काम होता है वो उसका असर प्रेजेंट तक रहता है, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का काम क्या होता है, वो शुरू भी पास्ट में हुआ होता है और एंड भी पास्ट में हो गया होता है, और उसका असर प्रेजेंट तक बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए
कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। और ये क्या फार, मतलब जो फार पास्ट की हम बात करेंगे, दूर वाले पास्ट की हम बात करेंगे, माजी माजी बईद की हम बात करेंगे। तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस कैसा होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हर एक वर्ब के साथ हमें हैड ही लगाना होता है, राइट। अब देखिए मिसाल के तौर पे हमारे सामने है पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैड ईटन बनाना, वो केला खा चुका है। ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वो ईट। ही हैड ईटन बनाना, वो केला खा चुका है। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, ही हैड नॉट ईटन बनाना, वो केला नहीं खा चुका है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्लोज एंडेड, तो रूल क्या है, बिल्कुल सिंपल है, वही रूल है बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ। तो ले आओ पहले हेल्पिंग वर्ब को, हैड को यहाँ पर लेके आया, हैड ही ईटन बनाना, क्या वो केला खा चुका है। इसी को हम नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन गया, हैड ही नॉट ईटन बनाना, क्या वो केला नहीं खा चुका है। वेरी इजी, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बनाना है, तो किससे बनेगा, WH वर्ड से बनेगा। करना क्या है, रूल है, बस वही रूल है, इसी सेंटेंस को पूरा सेम रखना है, पीछे WH वर्ड लगा देना है, ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड। प्लस नॉट आप लगा देंगे, क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस बन जाएगा ओपन एंडेड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन हमारे सामने है पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है गाइज, एक ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा और फिर लगातार चल रहा होगा। रूल्स क्या है, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है वो लगता है हमारे पास हैड बीन, ठीक है, और वर्ब की हमें चाहिए फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, और वही सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए गाइस सिंस और फॉर है, मैंने आपको पहले बोला इसका यूज़ क्या होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो उस सूरत में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस क्या हमारा है, शी हैड बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, वो पिछले 3 घंटे से पेंटिंग कर रही है। ठीक, नेगेटिव बनाना होगा, बिल्कुल हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। याद रखना गाइज इस बात को कि नॉट हमको कहाँ पे प्लेस करना होता है, हमें बीन और हैड के बीच में नॉट को प्लेस करना होता है। शी हैड नॉट बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, वो पिछले 3 घंटे से पेंटिंग नहीं कर रही थी। इसी नेगेटिव से हमें शिफ्ट करना है किस पे, इंटेरोगेटिव पे, वो भी क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लाना है। तो ले आओ पहले हैड, तो क्या बन जाएगा, हैड शी बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वो पिछले 3 घंटे से पेंटिंग नहीं कर रही है, क्या वो कर रही है। हैड शी नॉट बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वो पिछले 3 घंटे से पेंटिंग नहीं कर रही है क्या। यही बन गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस क्लोज एंडेड। तो वहीं से हम बनाएंगे ओपन एंडेड, बिल्कुल वही रूल है, बिल्कुल सेम रूल है। WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लाए, बाकी सारा का सारा सेम। वेयर हैड शी बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक, वेयर हैड शी बीन, वेयर शी हैड नॉट बीन पेंटिंग है, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा दो, नॉट बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, वो कहाँ पिछले 3 घंटे से पेंटिंग नहीं कर रही है। ओके, देन हमारे सामने है गाइज फ्यूचर सिंपल। तो पास्ट का गाइज हमें कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट करने के बाद हम फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे। गाइज इस बात को, इस फ्यूचर सिंपल में जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको हर जगह लगने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम बात करने वाले हैं विल और शैल की। मॉडल में अगर हम बात करेंगे विल और शैल का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है, और यहाँ पर भी विल और शैल का जो यूज़ होता है, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास जनरल रूल है कि हम शैल और विल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं रिटन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैं स्पीकिंग इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में अगर आप हर जगह विल ही लगा दोगे, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, तो वो इट्स ओके, ठीक है ना, वो चलता है, आप लगा सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं आपको ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस करेक्शन की बात करूँगा, कहीं आपको एरर करेक्शन में कहीं पे आ गया, तो वहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो जनरल रूल क्या है, जो एंशंट जो आर्काइक रूल है वो क्या है,
शल लगता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे कि हमारे पास आई है और वी है, फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ आपको क्या करना है, शल का यूज़ करना है। एंड रेस्ट है जो सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जैसे कि ही शी इट दे यू वगैरह वगैरह, इन सब के साथ हमें क्या करना है, यूज़ विल का इस्तेमाल करना है। ठीक, ये जनरल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जनरल कंस्ट्रक्शन है जनरली। तो पहले हम देख लेंगे जनरली इनका यूज़, फिर हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, फिर हम इनके कुछ एक्सेप्ट जो रूल हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जनरल क्या है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। इसका नेगेटिव बनेगा, वो क्या बनेगा, वही आई शैल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। अब आई के साथ शैल लगा, बिकॉज बिकॉज आई कौन सा पर्सन है, हमारे पास आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के साथ शैल लगा। देन इसी को मैंने इंटेरोगेटिव बनाया, तो रूल क्या था, बिल्कुल वही रूल है गाइस, कोई चेंजिंग नहीं, बस पुराना है। बस एक आपको आई थिंक अभी तक रट्टा माइंड में बैठ गया होगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले आना है तो ले आओ पहले, बाकी सारा सेंटेंस सेम रखना है। ठीक, शैल आई गो टू मार्केट, शैल आई नॉट गो टू मार्केट, ठीक है ना। तो उसी से हमने बना दिया इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड। तो क्या करते हैं, हमने यूज़ WH वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। वाई शैल आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों जाऊंगा, आप खुद ही जाइए, है ना। चलिए, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, हमारे पास जो शैल और विल लगता है उसका एक्सेप्शन रूल क्या है और कहाँ का लगता है। गाइज रूल ना बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूज शेल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, अभी तक हम शेल किसके साथ लगा रहे थे, फर्स्ट पर्सन के साथ लगा रहे थे ना। अब हमें लगाना है इसी शेल को सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन कब, इन द केस ऑफ थ्रेट, कमांड, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, या फिर अब इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको दिखे कि ये इसमें कोई थ्रेट है, धमकी दी जा रही है, कोई कमांड है, कोई कमांड दी जा रही है, या फिर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात हो रही है, वैसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं, शैल का यूज़ फर्स्ट के साथ होता था, इन केसेस में हम इसका यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। वहीं विल का यूज़ जनरल सिचुएशन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता था, तो इन सिचुएशंस में थ्रेट, कमांड और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जैसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसका यूज़, विल का यूज़ हम करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। ये उल्टा हो जाएगा, एकदम रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप बस इसका ध्यान दीजिए। हम बारी बारी एग्जांपल्स में देख लीजिएगा आपको, ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कमांड की। कोई भी ऑर्डर, कोई भी कमांड अगर किसी को हम देंगे, इन दैट केस हम क्या करेंगे, रूल सुनना, यू शैल कंप्लीट द गिवन टास्क इन टाइम। यहाँ पर आपको पता है एक बंदा है, माने कोई एक ऑफिसर है, वो अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है कि, यानी कि वो थोड़ा सा कवार्ड टाइप का है, वो मतलब एक्टिव नहीं है, लेजी टाइप का है। तो ये उसको बोल रहा है कि यू शैल कंप्लीट द गिवन टास्क इन टाइम, आपको जो दिया हुआ काम है वो दिए हुए वक्त में कंप्लीट करना है। अब यू कौन सा पर्सन है गाइस, यू हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ रूल क्या कहता है, हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें सेकंड पर्सन के साथ विल यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर इसको एक क्या कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, एक कमांड दे रहा है, यानी कि आपको करना ही करना है, यू शैल कंप्लीट, आप तो करोगे कंप्लीट, देखो कैसे नहीं करोगे। एक ऑर्डर दे रहा है उसको, एक कमांड दे रहा है। जब कमांड की बात आ गई तो यहाँ पर विल की जगह शैल आ जाएगा। क्यों, अगर यहीं पर फर्स्ट पर्सन होता ना, वी होता या फिर आई होता, तो यहाँ पर क्या आता, विल आता। लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन है, जनरली इसके साथ विल होना चाहिए, लेकिन कमांड की सूरत में जबकि एक कमांड दी जा रही है, इन दैट केस यहाँ पर विल की जगह शैल बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन वही नेक्स्ट एग्जांपल है, ही शैल पे फॉर इट, यानी कि माने कि उसी कंपनी में उसी एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, कोई लॉस कर दिया, ठीक है ना, बॉस काम पर नहीं थे, ठीक है, वहाँ पर ऑफिस में नहीं थे, बंदे ने लॉस कर दिया, किसी कंप्यूटर को सिस्टम कुछ ऐसा कर दिया, लॉस कर दिया। बाद में बॉस को पता चला कि इसने ऐसा लॉस कर दिया, वो क्या बोलेगा उस एम्प्लॉय के लिए, ही शैल पे फॉर इट, है ना, वो इसके लिए पे करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ही शैल पे फॉर इट, है ना, वो कमांड है, आपको इसके लिए पे करना ही पड़ेगा, एक ऑर्डर है, आपको करना है। ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने इसने लॉस किया हुआ, आपको इसके लिए पे करना है। अब ही है जनरली इसके साथ में विल होना चाहिए था, लेकिन हम यूज शैल कर रहे हैं इन द केस ऑफ कमांड, राइट। चलिए नेक्स्ट किस्म का हमारे सामने वो है गाइज थ्रेट, धमकी।
जब भी किसी को धमकाने वाली बात होगी, थ्रेट वाली सिचुएशन होगी, उस धमकी की कंडीशन में हम क्या करते हैं, वही यूज़ हम रूल करते हैं, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। मिसाल विल की जगह शल, शल की जगह विल। जैसे कि आई विल किल यू। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ जनरली क्या लगना चाहिए था? शैल लगना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? विल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक धमकी है, ये एक थ्रेट है, ये धमकी है, ठीक है ना, मैं आपको मार डालूंगा, एक धमकी दे रहा है इसको। जब धमकी की बात आएगी तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक धमकी की बात चल रही है, थ्रेट है। यहीं पे अगर आई की जगह क्या होता, ही होता ना, ही शल किल यू आता, ही विल किल यू नहीं आता। ही के साथ जनरली विल लगता है, लेकिन यहाँ पर तब शल लगता। क्यों शल लगता? क्योंकि यहाँ पर हम थ्रेट की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वैसे ही है, इफ़ यू फेल टू परफॉर्म योर ड्यूटी ऑफिसर शैल पनिश यू। मानो कि यहाँ पर एक आर्मी का कोई जवान है, सिपाही है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है कि दूसरा बंदा उसको बोल रहा है, दूसरा उसका साथी बोल रहा है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो, आप अपने मतलब दिए हुए काम को, फ़र्ज़ को अगर अंजाम नहीं दे पाओगे, फेल हो जाओगे उसको करने में, तो जो हमारा ऑफिसर है, जो भी ब्रिगेडियर है, जनरल है, वो आपको पनिश करेगा। जो भी हमारा हेड है वो आपको पनिश करेगा। तो पनिश करना क्या है यहाँ पर? एक धमकी है, उसको धमका रहा है कि भाई अपना काम टाइम से कर ले, वरना हमारा ऑफिसर आपको छोड़ेगा नहीं, आपको पनिश करेगा, बहुत कड़ी सज़ा देगा। तो ये क्या है? ये धमकी है गाइस, एक थ्रेट है। जब थ्रेट की बात चल रही है तो ये यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर बात लेकिन हम किसकी कर रहे हैं? ऑफिसर की बात, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ऑफिसर के साथ जनरली थर्ड पर्सन है, अगर थर्ड पर्सन ये है तो क्या लगना चाहिए था? विल लगना चाहिए था ना, रूल है। लेकिन ये धमकी की बात चल रही है, पनिश की बात चल रही है, तो यहाँ पर दैट्स वाई कि हमने किसका यहाँ पर इस्तेमाल किया? शल का इस्तेमाल किया। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पर जो हमारे सामने है वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डिटर्मिनेशन। गाइस आप डिटर्मिनेशन बोले, ठीक है, यानी कि इरादा, मजबूत इरादे। अगर हम बात करेंगे ऐसी चीज़ की जिसमें हमें दिख रहा हो कि इसका एक्शन, इसका इम्पैक्ट या इसका इफेक्ट फ्यूचर में 100% होने वाला है, मतलब पक्का होने वाला है, स्ट्रॉन्ग है, पक्का है, इन दैट केस भी हमें क्या करना पड़ता है? विल की जगह शेल और शेल की जगह विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, आई विल नॉट अटेंड द बाल। बाल होता है गाइज जनरली, आप इसको पार्टी मान लीजिए, एक पार्टी है, होती है बाल, ठीक है ना। ऐसे होता है जनरली विंटर्स के एंड पे एक किस्म की गैदरिंग होती है, एंड ऑफ द ईयर पे होती है, तो वो भी एक पार्टी जैसी होती है। आप मान लीजिए बाल का मतलब पार्टी है। अब ये है कि ये बंदा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट अटेंड द बाल। जनरली आई है, आई के साथ क्या यूज़ होना चाहिए था? शैल यूज़ होना चाहिए था, लेकिन मैंने विल यूज़ किया। इसका मतलब ये है, मानो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आई शैल नॉट अटेंड द बाल, इसका मतलब ये जनरल सेंटेंस होगा। उसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये है कि मैं पार्टी नहीं जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि पक्का नहीं जाऊँगा, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने वहीं पर यूज़ कर दिया आई विल नॉट अटेंड द बाल, तो दैट मीन्स कि अगर सामने वाले को ग्रामर पता है, उसे पता चल जाएगा इसने विल का इस्तेमाल किया, इसका मतलब है इसके डिटर्मिनेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग है, पक्का है, ये श्योर है, ये पार्टी में नहीं आने वाला है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने विल का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर अपनी जो फ्यूचर दिखा रहा हूँ, स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ। यानी कि मानो मुझे कुछ उसके साथ हो गया, अपने फ्रेंड के साथ अनबन हो गई है, तो मैं थोड़ा ज़िद्दी टाइप का हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने क्या बोलूँगा? आई विल नॉट अटेंड द बाल, मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। तो उसको पता चल जाएगा इसके डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, ये पार्टी अटेंड करने वाला नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। शी शैल नॉट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन। जनरली शी कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सॉरी थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या लगाना चाहिए था? विल का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर शैल लगाया। क्यों लगाया? मानो कि शी कौन है? ये मानो कि एक मैम है, ठीक है ना, एक मैम है जो मतलब आपके ऑफिस में है, या फिर स्कूल की, किसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। तो वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन हो जाएगा वो उसको मतलब ऑफिस से निकाल देंगे, या स्कूल से निकाल देंगे, या कोई खतरनाक एक स्टेप उठा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? शी शैल नॉट टॉलरेट एनी डिसिप्लिन इन एनी इनडिसिप्लिन। यानी कि इन एनी केस, कुछ भी हो जाए, वो इस इनडिसिप्लिन को टॉलरेट करने वाली नहीं है। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हम बता रहे हैं, हम उसका एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बता रहे हैं। यानी कि अगर आपने ऐसी गलती की,
वो इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वो आपको पनिश करेगी, वो आपको जॉब से निकाल सकती हैं, वो आपको स्कूल से निकाल सकती हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पे होता है शी विल नॉट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन, कि वो कोई भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करेगी, लेकिन विल होता दैट मीन्स कि वो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग है। ओके, पनिश कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, माफ़ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमने विल का इस्तेमाल किया। दैट मीन्स कि विल ने हमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर यहाँ पर नहीं दिखाया, राइट। तो हमने शेल के यूज़ करके हमने ये प्रूव किया कि इसके डिटर्मिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर बात की है कि अब सेंटेंस की हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको क्लियर से हो जाए। दे विल अटेंड द मीटिंग। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हमने विल यूज़ किया, ऑब्वियसली बात है ये तो जनरल सेंटेंस है, जनरल सिचुएशन है। तो जनरल सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना होता है, विल का इस्तेमाल किया हमने वहाँ पे। तो थर्ड पर्सन के साथ विल लगा, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। दैट मीन्स कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जनरल रूल है। देन इसी का हमने नेगेटिव बनाया। हमने क्या किया, विल और इस वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया, ठीक है ना। जो मेन वर्ब है, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया, क्या कर दिया, बिल्कुल वही पुराना सा रूल है, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उठा के हमने पहले यूज़ कर दिया, देन उसके बाद बाकी सारा सेंटेंस सेम रख दिया। विल दे अटेंड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग को अटेंड करेंगे। वही है इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, ओपन एंडेड है, वही रूल है, सारा सेंटेंस हमें सेम रखना है, बस WH वर्ड को पीछे प्लेस कर देना है। तो बन गया व्हेन विल दे अटेंड द मीटिंग, वो कब मीटिंग अटेंड करेंगे। ये आई थिंक आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, बस आप थोड़ा सा रूल्स को याद रखिए। शेल और विल का इस्तेमाल है, तो बाकी तो नॉर्मल है। ओके, देन हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस। गैस फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कोई एक काम कंटिन्यू हो रहा होगा। गैस अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो फ्यूचर है ना, एक्चुअली दिस टेंस डजंट एग्जिस्ट, मतलब ये ज़माना मौजूद ही नहीं होता है, क्योंकि आने वाला है। आने वाला किसने देखा, आने वाला वक्त किसने देखा, उसको हम बस इमेजाइन कर सकते हैं। अगर वो वक्त आएगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। देन देखिए, मिसाल के तौर पे आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे तरीक़ों से हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। मानो कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, ज़रूर नहीं कि हमें विल और शैल ही चाहिए हमें फ्यूचर बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू अटेंड पार्टी, ठीक। आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, मैं एक पार्टी अटेंड करने वाला हूँ, मैं एक पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स कि अभी मैं तो नहीं गया। या आई एम गोइंग टू मैरी, मैं शादी करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको वॉकिंग कर रहे होंगे, फेरे लेते लेते बोलेंगे आई एम गोइंग टू मैरी। दैट मीन्स कि आप आने वाले टाइम में 6 महीने में, साल में आप शादी करने वाले हैं। तो ये तो फ्यूचर की बात है, 6 महीने के बाद तो फ्यूचर की बात है। लेकिन मैं टेंस कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, आई एम गोइंग, दैट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। या मैं गाइज मैं बता रहा हूँ आई गॉना किल यू, मैं आपको मारने वाला हूँ, मैं आपको मारने वाला हूँ, यानी कि अभी मैंने मारा नहीं है, मारने वाला हूँ। दैट मीन्स वाला हूँ, दैट मीन्स की फ्यूचर है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई विल शैल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। या फिर हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं आई गॉट गो, मुझे जाना है ना, मुझे जाना है। तो ये क्या है, ये भी तो कोई फ्यूचर, कोई विल शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम बस, लेकिन फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं और तरीक़ों से। या आई हैव टू लीव, है ना, आई हैव टू लीव, मैं प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाद में फ्यूचर की कर रहा हूँ, अगेन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने तरीक़ों से हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर को हम एक्सप्रेस करते हैं, बस एक इमेजिनेशन है ये, बस जब अगर ऐसा वक्त होगा तब ऐसा होगा, ठीक है ना। वही है, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है कि एक ऐसा टाइम है, मानो कि जब वो वक्त आएगा तो वो काम ऐसा चल रहा होगा, कि हम गेस करते हैं अपने माइंड में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हमें क्या लगता है, सब्जेक्ट तो वही लगता ही लगता है। शैल और विल सेम इनका यूज़ है, बस इनके साथ हमें बी का इस्तेमाल करना है साथ में, दैट्स इट। बाकी जो वर्ब हमें कौन सी चाहिए, फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, प्लस चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए मिसाल हमारे सामने है, शी विल बी रीडिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल्स पढ़ रही होगी। नेगेटिव क्या बनेगा,
शी विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल नहीं पढ़ रही होगी। अब यहीं पर इसी को हमने बनाना है इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड बनाना है। वही रूल है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ तो ले आओ पहले ना, विल आया पहले। विल शी बी रीडिंग नॉवेल्स, क्या वो नॉवेल पढ़ रही होगी। वहीं पे है इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, वेयर विल शी बी रीडिंग नॉवेल्स, वो नावल कहाँ पढ़ रही होगी। ठीक है ना, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, जब फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम आएगा तब वो काम कर रही होगी इतने बजे, राइट। अब देखिए, देन हमारे सामने है फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा वो काम पक्का हो चुका होगा। मिसाल के तौर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कंपनी ने बताया है कि मतलब उसको एक डेडलाइन दी है कि एक यानी कि सर्वे करने के बाद उनको पता चला कि ये ब्रिज है, जो जो भी ब्रिज हम बना रहे हैं, तो ये ब्रिज विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल में। तो ये बोलते हैं इसको विद इन 2 ईयर्स ये ब्रिज कंप्लीट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इसको एस्टिमेट करने के बाद हमें पता चला कि हमें इतना टाइम चाहिए, तो 2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो गया होगा। फ्यूचर में एक ऐसा टाइम जहाँ पर एक काम परफेक्ट हो गया होगा, जब वो वक्त आएगा। ठीक है, अब चाहिए क्या हमें, सब्जेक्ट चाहिए, विल के साथ हमें क्या लगा देना है, हैव लगा देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में विल भी था, शैल भी था, यहाँ पर बी को हटा के हैव कर देना है और वर्ब को फोर्थ फॉर्म से लेके थर्ड फॉर्म पे लेके आना है। जब भी हम किसी भी परफेक्ट की हम बात करेंगे, परफेक्ट में वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, राइट। और कंटिन्यूस की बात करेंगे फोर्थ फॉर्म लगती है, राइट। देन ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस हमारे सामने है, वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली, हम दिल्ली जा चुके होंगे। ठीक, ये पक्का है कि अगले उस टाइम तक हम दिल्ली जा चुके होंगे। नेगेटिव क्या है, वही है शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। इतना ध्यान रखना, जब हैव की बात चल रही होगी और यहाँ पर बात चल रही होगी आपके हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब और जो हैव यहाँ पे होगा इनके बीच में आपको नॉट लगाना, या फिर हैड होगा, इन दैट केस भी इनके बीच में नॉट लगाना होगा। इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड, तो क्या है, वही शैल है, हेल्पिंग वर्ब है, लाओ पहले तो ले आओ पहले शैल, बाकी सारा सेम लिख दो। शैल वी हैव गॉन टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जा चुके होंगे। वहीं पर है, शैल वी नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं जा चुके होंगे। ठीक है ना, तो इसी से हमें बना देना है इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बना देना। तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड को पहले लगा दो तो बाकी सारा सेंटेंस सेम, तो है लगा दो। WH वर्ड व्हेन आ गया, व्हेन शैल वी हैव गॉन टू दिल्ली, हम कब दिल्ली जा चुके होंगे, राइट। व्हेन शैल वी नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, हम कब दिल्ली नहीं जा चुके होंगे। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा जो जो टुकड़ा बचा है, पार्ट बचा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम बात करेंगे फिर एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि किस सेंटेंस का यूज़ किस टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि उसमें अक्सर मैक्सिमम गलतियाँ हो जाती हैं हमें टेंस का इस्तेमाल करने में। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा काम जो फ्यूचर में पक्का हो गया होगा लेकिन और भी चल रहा होगा कंटिन्यूअस। उसका कंस्ट्रक्शन गाइस क्या बनता है, सब्जेक्ट है, शैल हैव प्लस बीन लगा दो, विल हैव प्लस बीन लगा दो। ठीक है ना, बीन गाइस, बीन आपका सिंबल ही आपको याद रखना, जब बीन कहीं भी दिखा आपको, दैट मीन्स आप समझ लेना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। और जब कंटिन्यूअस की बात चली तो वर्ब की आपको पता ही है फॉर्म कौन सी लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो सिंस फॉर भी कहीं गया नहीं है। इनके यूज़ हमने, सिंस फॉर के यूज़ हमने अच्छे से पिछले पार्ट में पढ़े हैं, आप जाके देख लीजिएगा अगर जिसने नहीं देखा होगा। अब है पॉजिटिव सेंटेंस, क्या है, ही विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से तैर रहा होगा। इसी को नेगेटिव बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव है, मैंने आपको पहले बोला, इनके बीच में नॉट लगा देना है। ही विल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर, वो पिछले 1 घंटे से तैर नहीं रहा होगा। अब इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड बनाना है तो क्या करना है, वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ तो ले आए में पहले, विल ही हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से तैर रहा होगा। तो वहीं हमने बनाया इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, तो वही रूल है, क्या रूल है, सेंटेंस को सेम रखो, बस पीछे WH वर्ड लगा दो, हमने लगा दिया वेयर, वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग
क्रिकेट फॉर 1 आवर बोलो, या वेयर विल ही हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर, अब प्लेइंग बोलो या स्विम, कुछ भी बोलो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक इजी सा कॉन्सेप्ट था और इतनी बार रूल्स रिपीट हुए हैं कि आपके माइंड में तो ये रट्टे की तरह बैठ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपने एक ही बार डीपली देखा होगा तो ये सारे रूल आई एम श्योर कि आपको माइंड में बैठ गए होंगे और ये कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन बस एक ये बेसिक लेवल था कि जहाँ पर हमें पता होता है कि हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके नेक्स्ट पार्ट में, हम पढ़ेंगे, हम यूजेस पढ़ेंगे कि हम सेंटेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कौन से टेंस को किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इनकी प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हमारे मतलब जो भी सिचुएशन होती है किस सिचुएशन में कौन सा टेंस हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है गाइज, चलिए इंशाल्लाह आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।